तो सबको ये पता लग गया व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई समस्या तो नहीं किसी को भाई। नोट सब लोग झटपट ओपन कर लें अपने। और नोट्स ओपन करने के बाद इस पेज पे आ जाए जहाँ पे लिखा है केस फॉर स्पिलिंशियन एक्सप्लोरर्स। ये एकदम स्वरचित सो कॉल्ड कंटेंट है। कहने का मतलब कि इस कंटेंट को रियलिटी में कभी भी परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ जुरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए कि अलग अलग लोग सोचते अलग अलग तरीके से हैं, तो ऑथर्स ने, या जब लीगल स्कूल्स में चीज पढ़ानी स्टार्ट हुई होगी बहुत पहले, तब ये एक थ्योरी बना दी गई थी। तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई एक्चुअल केस है। इज दैट क्लियर? क्या? हाँ, ये उन्होंने खुद से बनाई थी स्टोरी कि एक ऐसे मतलब शो करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, अगर ऐसा होता है तो देखें अलग अलग लोग क्या डिसीजन देंगे। ओके, चलो नजर आ रहा है सबको? So case of Spillensian explorers is a fictitious case created by Lon Fuller in 1949 for Harvard Law Review। ये क्या है? जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि भाई ओलंपियाड में आपको अपीयर करना है, तो आप कहेंगे हाँ सर हम बिल्कुल अपीयर करेंगे। तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू, एक्चुअली जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो हर साल अपना एक मैगजीन सॉर्ट ऑफ थिंग पब्लिश करते हैं। जैसे आपको बोला जाए अपनी स्कूल मैगजीन के लिए एक स्टोरी लिख के दीजिए, तो आप स्टोरी लिख लेंगे। क्या जरूरी है कि वो एकदम ऐसी कोई घटना हुई हो जो रियलिटी में हुई हो तब आपने लिखी हो? नो, आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड हो सकती है। तो वैसे ही ये भी था। सो केस टेक प्लेस इन इक्वली फिक्टिशियस कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूगर्ट। ये एक जगह बनाई गई थी, ऐसी कोई जगह है नहीं। इन द ईयर 4300। और 5 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज लेने के लिए उन्होंने 5 जजेस को अपॉइंट किया। सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट था। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई लॉ तोड़ा गया है, कुछ लोग कह रहे थे लॉ तोड़ा नहीं गया है। और मिड 20th सेंचुरी की लीगल थ्योरी बेसिकली इसको काफी कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे? 10 दिन कुछ लोगों को बिना खाने के रहना था, और वो एक्सप्लोर करने गए। अब आप इसको एक्चुअल पोजीशन में ये काम हुआ होगा, एक्चुअल ये एक्ट हुआ होगा, ऐसे समझ के पढ़िएगा। एक्सप्लोरर्स जा रहे थे जब, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भाई अगर वो अपने में से ही किसी इंसान को काट के खा जाए तो उनके जिंदा रहने के चांसेस कितने होंगे। कहने का मतलब अगर आप चिकन खा लें, राम 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 राम, आज तो ट्यूसडे है, या कोई भी ऐसी चीज खा लें जो आपने आज से पहले कभी खाई ना हो, तो आप जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? तो हु इज गोइंग टू टेल यू? ओनली योर डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा रे ये क्या बात कर रहे हो? नो वन ऑफ द रेस्क्यू टीम सेड यस व्हेन आस्क्ड इफ दे शुड होल्ड अ लॉटरी टू डिसाइड हु टू किल एंड ईट। तो डॉक्टर से उन्होंने पूछा, डॉक्टर एकदम पका गया कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं लोग मेरे से। तो जब वो एक्सप्लोरेशन पे थे अपने शिप पे, तो उन्होंने वहां का जो वो रेडियो होता है जिससे कम्युनिकेशन होता है उसको ऑफ कर दिया, और सोचा कि डाइस फेंकते हैं, डाइस में जिसका नंबर आएगा उसी को काट के खाया जाएगा। The explorers were initially hesitant to use the desperate step, but after hearing the radio chats, they agreed. Roger Wetmore proposed casting lots using a pair of dice he happened to have with him. Roger Wetmore backed out of deal before the dice was rolled, indicating he would wait another week. The other accused him of betraying their trust and continued to cast the dice. तो रॉजर वेटमोर उन 10 लोगों में से, सॉरी, उन लोगों में से एक था जिसने कहा नहीं नहीं मेरे को इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो उनका भाई ये तो गलत चीज है, जब सब साथ में है तो सबकी बात सबको माननी पड़ेगी। Defendants invited Wetmore to announce any concern to the fairness of the dice throw before throwing it on behalf. He didn't raise an objection and throw went against him. And the throw went against him. तो Wetmore was put to death and devoured. तो ये देखा गया कि भाई डाइस वेटमोर के अगेंस्ट चला गया, तो अब मरेगा कौन? वेटमोर। तो इन केस ऑफ स्प्लिनेशियन एक्सप्लोरर्स द पर्सन टू बी ईटन वाज चोजन बाय अ थ्रो ऑफ डाइस। तो मान लीजिए कि 8-10 लोग रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से बोला गया कि भाई जिसका नंबर आएगा 2 डाइस फेंक कर उसी को मारा जाएगा। तो रॉजर वेटमोर पहले तो हाँ बोल रहा था, बाद में कह रहे नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं चलूंगा, बट बाद में सो कॉल्ड जब डाइस फेंका, नंबर में उसका नंबर आया, उसको काट के खा गए। अब यहां पे आपको देखने में क्या लग रहा है कि रॉजर वेटमोर मरना नहीं चाहता था, बट पहले वो इस बात को अग्री कर रहा था क्योंकि ये सोच रहा था कोई और मरेगा मैं थोड़ा मरूंगा। बट अब उसके अंदर डर आ गया, हैरान हो सकता है डाइस कहीं मेरे नंबर पे ना आ जाए। अब ये बात किसी को नहीं पता कि डाइस पे क्या नंबर सो कॉल्ड रॉजर वेटमोर ने सोचा था। रॉजर वेटमोर का नाम आया भी कि नहीं आया। कुछ लोग सोचेंगे विदाउट एनी एविडेंस किसको जानबूझ के काट के खा गए। कुछ लोग सोचेंगे नहीं पहले ऐसी बातें हो चुकी थी, क्योंकि रेडियो ऑफ था तो हमको नहीं पता उनके बीच में क्या बातें हुई हैं।
तो अगर किसी का मोहल्ले में मर्डर भी हो जाता है और पुलिस किसी एक्स को पकड़ के ले जाएगी, तो वो तो कहेगा मैंने मर्डर नहीं किया, और पुलिस साबित करेगी कि मर्डर उसी ने किया है. सो फॉलोइंग देयर रेस्क्यू एंड रिकवरी द सर्वाइवर्स वर चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ रॉजर वेटमोर इन द कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूगर्थ. द मैंडेटरी सेंटेंस फॉर मर्डर इज डेथ बाय हैंगिंग. ऑन द फैक्ट्स फाउंड बाय द जूरी, ट्रायल जज ने बोला डिफेंडेंट्स वर गिल्टी ऑफ मर्डर और उनको फांसी पे लटका दिया जाए. इज दैट क्लियर? क्योंकि अब सबूत किसी के पास है नहीं कि भाई आपस में रेडियो ऑफ करके क्या बातें की. पता नहीं नंबर रॉजर वेटमोर के ऊपर आया था कि नहीं आया था. ऐसा तो नहीं कि रॉजर वेटमोर ने खुद आत्महत्या कर ली हो, डर गया हो, या हो सकता है इन्होंने सही में काट के खा लिया हो. सबने इसके ऊपर कोई डोमिनेशन अप्लाई किया. नो बडी नोज एनीथिंग. ट्रायल होने के बाद ट्रायल जज एंड ज्यूरी इन्होंने एक पिटिशन ज्वाइन किया चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त के साथ, जिसने डेथ सेंटेंस सर्वाइविंग एक्सप्लोरर्स को 6 महीने के इम्प्रिजनमेंट के बाद बोला था. ये 6 महीना जेल में रहेंगे, फिर उनको सूली पे टांग दिया जाएगा. चीफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे पहले हम बात करेंगे और इन 5 लोगों से सुनना चाहेंगे कि भाई इनके क्या व्यू पॉइंट हैं. तो पहले मैं आपको एक बार सो कॉल्ड बता देता हूं फास्ट समरी में कि किसने क्या डिसीजन दिया. तो बाद में आप मेरे को बताएंगे इनको अक्विट करें या कॉन्विक्ट करें. एक्विट का मतलब पता है किसी को? एक्विटेड का मतलब अंग्रेजी में पता है इशिता जी क्या होता है एक्विटेड का मतलब? बताइए बताइए, चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचिए. कॉन्विक्टेड है तो मतलब निपटा देना, गिल्टी मान लेना. एक्विटेड का मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. चलिए, तो चीफ जस्टिस ट्रू पेनी इन्होंने बोला हाँ भाई गिल्टी है, मारा है तो सजा तो होगी ही होगी. जस्टिस फोस्टर क्या कह रहे हैं? नहीं भाई ये तो खुद ही मरने को तैयार था, तो भाई इनोसेंट है, छोड़ दो. जस्टिस स्टैनिंग क्या कह रहा है? भैया मेरे को समझ में आइंद्रा, मैं इससे निकल रहा हूं. जस्टिस कीन ने बोला हाँ भाई गिल्टी है, तो गिल्टी वाले कितने हो गए? 2. इनोसेंट वाला 1, और उसको तो हटाई दीजिए जो भाग गया. मतलब जज साहब कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं. और ये 2 इनोसेंट और 2 गिल्टी आ गए. कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था भाई? कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द सर्वाइविंग स्प्लंकर्स फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू 6 months इम्प्रिजनमेंट. तो पहले बोला गया भाई जेल के बाद सूली पे टांग दो इनको, तो उसने कहा नहीं, ये इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, इनको सो कॉल्ड डेथ सेंटेंस ना दिया जाए. क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास एविडेंस है ही नहीं. तो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा. 5 जजेस ने जो बोला वो एक तरह से जज मेड लॉ हो गया, और कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे दिया होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन. और लेजिस्लेशन मांगता है व्हाट इज कॉल्ड एज एविडेंस. और ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो ये साबित करे कि इन्होंने उसको मारा है. इज दैट क्लियर? ये तो वैसे ही हो गया, आप किसी को बोल रहे हैं मोमोज खिला दो नहीं तो जान से मार देंगे, और 3 दिन बाद वो आदमी को किसी ने मार दिया, तो क्या मान लेंगे आप ही ने मारा है? चलिए मान लेते हैं, बट एविडेंस तो साबित तो हो पहले. जब तक साबित ही नहीं होगा तब तक हम नहीं मान सकते कि उन्होंने गलती की. याद है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको एक मोतीलाल नेहरू वाला केस बताया था, टू बी हैंग्ड. वेरी गुड. चलिए. हाँ अगर एविडेंस होता भी मेरे पास हाँ. तो भी ये कहते हैं कि लोग इनोसेंट ही माने जाते हैं। नहीं, अगर एविडेंस होता तो जो इनोसेंट बोला पहली बात, तो इनोसेंट उनको बोलता ही नहीं ना. ये तो इस डिसीजन पे इन्होंने इनोसेंट बोल दिया. इसमें innocent के बस अभी पढ़ेंगे. कहते हैं इसमें तो खुद अपनी हाँ ये किसको पता है? ये तो स्टोरी मैंने आपको बताई ना. ये बात जजेस को थोड़ा पता हो कि हमारे बीच में ऐसा था. ये जजेस हम थोड़ा ना बोलेंगे ऐसे हमने बोला था. डॉक्टर की बात पे विश्वास कर रहे हैं, तो हो सकता है डॉक्टर को ये लोग बोल दें हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे. ओके. तो जस्टिस ट्रू पेनी क्या कह रहा है? इन द कोर्स फॉलोड बाय ज्यूरी एंड ट्रायल जज, मतलब जिसने केस सुना, ज्यूरी ये 5 लोग और ट्रायल जज मतलब जिसने केस सुना, नॉट ओनली फेयर एंड वाइज बट ओनली वन ओपन टू देम टू बी टेकन अंडर लॉ. इन्होंने पहले डिसाइड किया स्टैच्यूट अनएम्बिगुअस है, मस्ट बी अप्लाइड बाय द जुडिशरी. मतलब जो पब्लिक ओपिनियन है थोड़ा सा उसको ध्यान दें कि ना दें, जज साहब अपनी बात पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो कानून है उसके बारे में या कानून में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भाई इनको किस तरह की सजा होनी चाहिए. मर्सी अगर दे दिया जाएगा तो माना जाएगा कि ये काम जुडिशरी का तो है ही नहीं, तो दिया क्यों? तो मर्सी देने का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव का होता है, जुडिशरी का नहीं होता. जुडिशरी 2 काम करेगा, या तो सजा देगा या तो बरी कर देगा, सजा नहीं देगा.
तो कभी आपने सुना है कि हाई कोर्ट के जज ने किसी को सजाए मौत का सेंटेंस दिया हो या कैपिटल पनिशमेंट दिया हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और दूसरे जज ने उसको खारिज कर दिया हो? नहीं, प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं, और कोई काम ये काम नहीं कर सकता। तो मर्सी का काम किसका जिम्मेदारी है? एग्जीक्यूटिव। यहां पे बात किसकी हो रही है? जुडिशरी की। चीफ जस्टिस कह रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी टू मिटिगेट द वर्ड ऑफ लॉ। मिटिगेट का मतलब गेट के ऊपर मिट्टी डाल दें। मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस। आपके पड़ोस में आग लग गई, आई रिपीट, आपके पड़ोस में आग लग गई, आप वहां एक बकेट में केरोसिन ऑयल लेके चले गए और डाल दिया। क्यों? अरे जल्दी से आग लगे, काम खत्म हो। क्या आपको ये काम करना चाहिए? नो, आपके ये ट्रू मॉरल्स नहीं है, आपको पानी डालना चाहिए। तो इंश्योरेंस भी बोलता है कि भाई हम लॉस को कम करने का हर संभव एफर्ट करेंगे। ये एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस लॉस में चलता है, मिटिगेशन। तो हम हर वो काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव हर वो काम करेगा जिससे हमारा जो कानून है उसका इफेक्ट प्रैक्टिकली रिड्यूस ना हो जाए। तो मिटिगेट शब्द का मीनिंग लिख लें झटपट फास्ट सब लोग। चलिए, एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मैंने आपको बताया, ग्रांटिंग मर्सी इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी। ओके, तो ही प्रपोजेस, कौन प्रपोजेस? जस्टिस ट्रू पेनी, दैट द सुप्रीम कोर्ट पेटिशंस द चीफ सेक्रेटरी फॉर क्लेमेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि भाई पेटिशन मतलब टू फाइल एन एप्लीकेशन या केस जिसको बोलते हैं। जैसे टीचर बोलते हैं ना भाई अगर एब्सेंट होना तो एक दिन पहले एप्लीकेशन दे दो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब जब कोर्ट में आपका केस जाएगा तो बोलते हैं कि आपने पेटिशन फाइल किया। क्या फाइल किया? पेटिशन। ओके, क्या? नहीं, एफआईआर पुलिस थाने में होती है, कोर्ट में एफआईआर नहीं होती है। टू रजिस्टर योर केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज टू फाइल अ पिटिशन। ओके, तो चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्होंने बोला भाई क्लेमेंसी आप दे सकते हो, हम नहीं दे सकते। अगर हमने दे दिया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। Thus, by relying on the executive, justice can be done without violating the letter or the spirit of law. तो ट्रू पेनी कह रहा है कि भाई कन्विक्शन तो होगा ही होगा, अगर क्लेमेंसी चाहिए, ग्रांट अपील चाहिए, सजा माफ करवानी है, तो मेरे द्वारे मत आओ, गो टू एग्जीक्यूटिव। क्या? ये कैसे प्रूव किया? तो नहीं, ये प्रूव किया ना इन्होंने गिल्टी थे। हाँ, कैसे? तो इन्होंने सारी, क्या हुआ, ये रीजंस हैं जो उन्होंने सुने बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि भाई फेयर एंड वाइज डिसीजन मैंने दिया, जो कत्ल हुआ है मैं मान रहा हूं कि इन्होंने कत्ल किया है क्योंकि मेरे पास रीजन टू बिलीव है। और अगर आप क्लेमेंसी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं पूरा यहाँ पे 2000 वर्ड्स का, 5000 वर्ड्स का, 100 पन्ने का केस तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा ना, क्योंकि वो था ही नहीं प्रैक्टिकली ऐसा। और फैक्ट्स आपको ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए गए थे। ये तो ये सारे फैक्ट्स देखकर उन्होंने बात सोची। जैसे आपके पापा ने दो, एक भाई एक बहन लड़ रहे थे, तो पापा ने दोनों की बातें सुनी। अब उनके दिमाग में क्या चला वो थोड़ा पापा आपको बताएंगे, भाई तुम गलत हो तुम सही हो, या तुम सही हो तुम गलत हो, बस ये बताएंगे आप। इज दैट क्लियर? ये तो वही बात हो गई, जज साहब ने किसी को बरी साबित कर दिया, गर्व जी पहुंच गए। जज साहब क्या सोचा आपने, पहले मेरे को बताइए आप। जज साहब कहेंगे इतना थोड़ा बताया जाता है, भाई डिसीजन ये है, इन सारी बातों पे हमने ये बात डिसाइड कर ली कि सो कॉल्ड ये सही है और ये गलत। जज साहब कैसे हो जरा बताइए। तो जज साहब बोलेंगे बेटा ऐसा है, पहले तुम 3 साल 5 साल का लॉ कोर्स कर लो, वहां पूरा कानून पढ़ के आओ, तुमको अपने आप पता लग जाएगा। ओके, चलिए। जस्टिस फॉस्टर ने बोला कि भाई ये इनोसेंट है। क्यों इनोसेंट है? भाई पेट की भूख मिटाने के लिए खा लिए तो क्या खराब किए, समझ में आ गया? और वो इंसान खुद ही मरना चाह रहा था। सो जस्टिस फॉस्टर ने दो बातें की। एक्सप्लोरर्स एक्चुअली सिविलाइज्ड नहीं थे, वो मौके की नजाकत के हिसाब से हरकत कर बैठे। नहीं समझे बात को? अगर आपके घर में शादी ब्याह का माहौल है, लाख आपका एग्जाम हो 2 दिन बाद, थोड़ा तो नाच गाने में पार्टिसिपेट ना चाहते हुए भी हो ही जाएंगे। नहीं सर हम बिल्कुल नहीं होंगे, फिर आप पुरुष नहीं आप महापुरुष हैं। इज दैट क्लियर? थोड़ा बहुत डिविएशन तो रहेगा ही रहेगा। लाइक मेरी स्लीप कैसी है, जितना शोर मचता रहे मैं तो सो जाऊंगा, बट 15-20 मिनट बाद तो मेरी नींद शायद 2 मिनट के लिए, फिर मैं 4 घंटे सो जाऊं, बट वैसी साउंड स्लीप नहीं आ सकती जो एकदम साइलेंस के केस में आएगी। तो आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं,
आपको उनसे कोई मतलब नहीं, आप उनको दलिद्दर बोलते रहते हैं, वो आपको चिढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक दिन झेलोगे, 2 दिन झेलोगे, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल झेलोगे। जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे और वहां तक वो सुअर सुधर नहीं रहे हैं, तो फिर तो गर्दन काटी दोगे उनकी। तो एक दिन तो आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे ना। तो पहले आप सिविल सोसाइटी का हिस्सा थे, आप इंसानियत थी आपके अंदर, फिर आप जानवर बन गए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो जस्टिस फॉस्टर क्या बोलते हैं, भाई अगर वो एक नॉर्मल माहौल में रह रहे होते, यहाँ सिविल सोसाइटी का मतलब ये नहीं किसी सोसाइटी का मेंबर थे वो, सिविल सोसाइटी का मतलब जो उनका ब्रेन का कंडीशन था, वो उस समय भूख से पगलाए हुए थे, तो जो सामने मिला होकर गए। तो अगर मेरे को बहुत भूख लग रही है, रुका नहीं जा रहा, तो वैसे तो भाई किचन से खाना लेके टेबल पे बैठ के खाएंगे कायदे से, मतलब चेयर पे बैठेंगे, टेबल प्लेट रखेंगे, भूख बहुत तेज लग रही है, कढ़ाई में ही तलती हुई कचौड़ी निकाल के खा लेंगे। ओके। सो कॉन्सिक्वेंटली कॉमनवेल्थ ऑफ नेगर्थ के जो कानून थे वो यहां अप्लाई नहीं हो रहे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेगर्थ का, सॉरी, न्यूगर्थ का कानून क्या था, भाई जो कत्ल करेगा उसको सजाए मौत या इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, ये ऊपर लिखा हुआ था। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? यहां लिखा ना, पोस्ट ट्रायल, ट्रायल जज और 5 ज्यूरी ने चीफ एग्जीक्यूटिव को पिटिशन दिया, इनको डेथ सेंटेंस दिया जाए 6 महीने के इम्प्रिजनमेंट पे। लिखा ना, कम्यूट डेथ सेंटेंस ऑफ सर्वाइविंग एक्सप्लोरर्स टू, ओ सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी, बोला गया कि डेथ सेंटेंस हटा के इनको 6 महीने की सजा सुनाई जाए। तो न्यूगर्थ का जो चीफ जस्टिस था, जो वहां का नियम था, वो ये कह रहा है कि भाई इनको मौत ना दी जाए, इनको 6 महीने जेल में डेल दिया जाए। बट ट्रू पेनी क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसको सजाए मौत दी जाए, मर्सी अपील है तो एग्जीक्यूटिव के पास जाओ। जस्टिस फॉस्टर क्या कह रहा है, नहीं 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 नहीं, इनको ऐसा है, छोड़ दिया जाए, मतलब इनको सजा भी ना दी जाए 6 महीने की। क्यों छोड़ दिया जाए, देखिए इन्होंने अपनी बात बता दी। तो जस्टिस ट्रू पेनी वहां के कानून के हिसाब से और स्ट्रिक्ट हो गए। कानून कह रहा है सजाए मौत नहीं, जेल। जस्टिस ट्रू पेनी कह रहा है जेल नहीं, सजाए मौत, गिल्टी साबित कर दिया। और जस्टिस ट्रू पेनी एक चीज और भी बोल रहा है कि मेरी भी कुर्सी थोड़ी टिकी रहे, मैं ज्यादा दबंग बन जाऊंगा तो मेरे को जजशिप से हटा दिया जाएगा, भैया बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बच्चों को बहुत मारते हैं, इनको निकालो नौकरी से। समझ में आ गई बात? तो यहां पे इन्होंने बोला कि ये लोग थोड़े अपने दिमागी हालत से परे थे, और ये उस समय के हालात को देखकर उसको काट के खा गए। तो कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूगर्थ का ये कानून नहीं था। विद इन द स्कोप ऑफ लॉ इट इज एक्सेप्टेबल टू सैक्रिफाइस वन पर्सन इफ इट मीन्स द अदर कैन सर्वाइव। तो वो हिंदी में डायलॉग सुने ना, अगर किसी के फायदे के लिए कोई झूठ फायदा पहुंचा पाए तो वो झूठ नहीं होता, वो सच होता है। या अगर किसी के भले के लिए कोई काम किया जाए तो गलत काम भी सही की श्रेणी में आ जाता है। तो अगर मम्मी ने आपको सवेरे उठते ही 3 कंटाप मार दी, इट्स गुड और बैड ऑन हर पार्ट? बैड। हाँ, क्यों मारा फालतू में? बट 3 दिन पहले आपने गलती की थी, मम्मी भूल गई थी उस समय 3 घंटा मारना, मम्मी ने आज पूरा कर लिया, तो ये गलत नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जस्टिस फोस्टर आदमी बढ़िया था, ये हिंदुस्तानी लग रहा है मेरे को तो, जुगाड़ पानी वाला। तो कह रहा है कि भाई अगर एक को निपटा के बाकी बच सकते हैं तो इट इज बेटर कि उसको निपटा दो, एंड अबव ऑल वो खुद मरने को तैयार हो गया। और जस्टिस फोस्टर एक बात और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कानून का पर्पस क्या है, कि भाई जो कानून हो वो फैक्ट्स पे डिपेंड करे। और भाई फैक्ट तो यही था, वो लोग पहले से इस बात को अग्री करके गए थे। सुनाई पड़ी बात? सो पर्पसिव अप्रोच मस्ट बी टेकन टू द स्टैट्यूट। इसका क्या मतलब है, कानून किस लिए बना है उसका पर्पस पता होना चाहिए। अगर उसका पर्पस सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे पा रहा तो वो कानून किसी काम का है ही नहीं। So judges can find an exception to the law just like courts had done earlier with self defense। मतलब अगर मेरे पास रिवॉल्वर है और मैं जा रहा हूं कहीं पे और 2 लोग ने मेरे ऊपर बंदूक तान दी, इज दैट क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, शूट कर दूंगा। बट अगर मैं मूवी देख रहा हूं और उसमें गब्बर ने बंदूक तान दी, मैं रिवॉल्वर निकाल के फेंक दूं वहां पे, फायर कर दूं, अरे वो मूवी चली, मेरे ऊपर थोड़ा गोली आ जाएगी। इज दैट क्लियर? बट अगर मेरे को बोला गया कि भाई आपने क्यों गोली चलाई मूवी थिएटर में, तो मैं कहूंगा गब्बर मेरे ऊपर बंदूक तान रहा था, क्या ये पैदल टाइप के आदमी आप, वो मूवी है गोली बाहर थोड़ा निकलती। बट रियल लाइफ में अगर कोई मेरे ऊपर राइफल या गन फेस करेगा तो सेल्फ डिफेंस में अगर मैंने किसी को किल भी कर दिया तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। तो जस्टिस फॉस्टर ये बात कर रहे हैं कि भाई इसको सेल्फ डिफेंस मान लीजिए एक तरह का, कि अपनी मृत्यु से बचने के लिए हम दूसरे को खा गए। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। छोटे क्या, हाँ अगर ये बोल दिया माइंड का स्टेट ऐसा नहीं था
ठीक है, तो उनका वकील उनको पागल साबित करेगा। हाँ जब वो पागल तो थे, थोड़ा वो डिसीजन ले सकते थे साथ में तो अगर सामने आप बात करें ना, सामने वाले ने गन पॉइंट कर दी, आपने गोली चला दी सेल्फ डिफेंस में, आप भाग गए, वो मरे नहीं, अब उनका वकील केस करेगा कि आपने मर्डर करने की कोशिश की। ठीक है, कि भाई ये तो साउंड माइंड के नहीं थे, तो साउंड माइंड के नहीं थे, तो भैया इनके पास रिवॉल्वर या गन या राइफल कहां से आई? आई तो इनको चलाने की परमिशन किसने दी है? हाँ, कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे, बता रहे थे उससे माइंड और समझ का सही नहीं था, तो लोग पागल तो थे नहीं, तो थोड़ा किसने का माइंड सही नहीं था? मतलब बोल रहे उस समय का माइंड स्टेट इतना सही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात को, धैर्य जी। जस्टिस ट्रू फॉस्टर बोल रहे हैं कि भाई वो आम इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, उन्होंने देखा कि खाने की शॉर्टेज थी और पहले वो इस बात को अग्री कर चुके थे, तो जो उनके वक्त की नजाकत थी उसके हिसाब से उन्होंने उसको मारा है। इज दैट क्लियर? दो अलग अलग बातें होंगी ये तो। सो यहां पे जस्टिस फॉस्टर बोल रहे हैं भाई इसको सेल्फ डिफेंस मान लो, आपकी तरफ कोई बंदूक दिखाएगा तो आप उसको मारोगे, तो ना खाने से अगर आप मर रहे हो तो उसको खा जाओ, बात तो एक ही, ये भी सेल्फ डिफेंस हो गया। तो क्रिमिनल लॉ का मेन एम क्या है? क्रिमिनल को पनिश करना कैसे? या तो पनिशमेंट देंगे, या तो ऑफेंडर को कुछ दिन के लिए जेल में डाल के केस की सुनवाई करेंगे। टू डेफर या डेटर मतलब टाल देना। सब मरेंगे तो इससे अच्छा है कि मर जाए, तो जस्टिस फॉस्टर यही बोलना चाह रहे थे। बट ट्रू पेनी कह रहा है ऐसा थोड़ा होता है कि भाई रोटी चुराने का क्राइम, पैसा चुराने का क्राइम, और किसी की नस काट लो या हार्ट चुरा लो, सब एक जैसा थोड़ा माना जाएगा। ओके, so punishing the offender will not serve the purpose of deterrence. It is not necessarily judicial activism, as the judges have certain leeway in the interpretation of law, especially in cases that are extraordinary in nature. अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जज साहब कानून की किताब देखकर समझकर केस को देखकर ही डिसीजन देते हैं, बट मेनी अ टाइम इट हैपेंस उनको थोड़ा सा हटके भी सोचना पड़ता है। ही नीड्स टू बी मोर एक्टिव, मोर एक्टिव। तो जैसे आपके स्कूल के मान लीजिए कुछ टीचर्स होंगे, सिलेबस में तो पढ़ा दिया, एक दिन उन्होंने आपको थोड़ा हेल्थ और वेलनेस के ऊपर 15 मिनट का टॉक डिलीवर कर दिया, तो अब वो टीचर नहीं है, वो मेंटर हो गया, वो टीचर की श्रेणी से ऊपर चला गया, वो सुपर एक्टिव टीचर हो गया। मान लीजिए फिजिक्स का वो टीचर है, वो गिटार बजाना बहुत अच्छा जानता है, तो गिटार से वो आपको फिजिक्स भी सिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे टीचर थोड़ा सा मोर एक्टिव है, नॉर्मल किताब से फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा वो। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब जब जज साहब कानून की किताब को छोड़कर सिचुएशन के हिसाब से केस को सुनाते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो राम जन्मभूमि में यही किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई ये बोला कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे तो एज पर इस्लाम नमाज पढ़ना वैसे भी खराब माना जाता, तो आपकी तो जमीन है ही नहीं, तो आप तो जमीन छोड़िए, बट हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके दादा परदादाओं ने, बाबर ने भी, ठीक है, नीचे जमीन के, पहले वहां पे जमीन पे मंदिर था, मंदिर तोड़ा, फाउंडेशन मंदिर की ही थी, उसके ऊपर मस्जिद बनाई, भैया पैसा तो बाबर ने खर्च किया ना, तो हम ये जमीन मंदिर वालों को दे रहे हैं, आपको इसके बदले में 5 एकड़ जमीन अलग जगह पे दे दी जाएगी। तो भाई उनका फायदा आपका नुकसान ना रिजेंबल करे, तो हम आपको भी एक ट्रू जजमेंट सुनाई देते हैं। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, सो डिसीजन मेड बाय द जजेस इन दिस केस वुड नॉट बी गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, बट ensuring दैट लेजिस्लेटिव विल इज इफेक्टिव। तो जैसे कानून में सेल्फ डिफेंस को सही माना गया है, वैसे ही इस हरकत को भी सही माना जाए। हम ये नहीं बोल रहे जो हमने किया वो कानूनी सही था, बट हम ये कह रहे हैं जो हुआ वो किसी कानून के तहत गलत है, ये भी तो नहीं लिखा। नहीं समझे बात को? पक्का? खोपड़े में बात गई? इशिता जी समझ गई? इशिता जी समझ गई? यस सर। जस्टिंग यस सर। टैटिंग, टैटू बनवा के आया होगा ये कह रहे हैं भैया मेरे ना समझ में आ रहा, इन बेचारों को एम्पैथी थी फॉर द डिफेंडेंट, डिस्गस्ट ओवर हॉरिबल एक्ट दे हैड टू कमिट टू सर्वाइव। तो इसने बोला भाई इसलिए मारा, काम तो खराब था बट एटलीस्ट इनको सर्वाइवल मिल गया। तो फाइनली ही फाइंड्स कि भाई मेरी ना समझ में आ रहा, मैं क्या बोलूं, जो मरा उसके भी तो लीगल एयर्स रहे होंगे, उसके भी तो भाई बहन रहे होंगे, बीवी बच्चे रहे होंगे। एक्चुअली में ऐसा था नहीं, स्टोरी थी ये तो, उनका क्या हुआ होगा? बट अगर ना खाते तो शायद सब मर जाते, तो अगर ना खाते इसको मार के, तो इट इज अ लॉस टू मेनी, बट हेयर इट इज अ लॉस टू सम। तो लॉस ऑफ मेनी इज मच मोर देन लॉस टू सम एज पर मैथमेटिक्स। तो कह रहे हैं बट मेरा दिल नहीं कबूल रहा, तो मैं थोड़ा साइड में ही रहूंगा। तो उसने क्रिटिसाइज किया जस्टिस फॉस्टर को, भाई अंडर नेचुरल लॉ प्रायोरिटाइजेस फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू किल अबव द राइट टू लाइफ।
तो एक हो गया राइट टू लाइफ और एक हो गया फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू किल। इसमें दोनों को बड़ा क्या माना गया? कॉन्ट्रैक्ट टू किल। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमने मारा तो है बट हमको सजा ना हो। बट जो मर गया उसके हिसाब से सोचिए, उसके पास भी तो राइट टू लाइफ था। बट एक छोटी सी हेयरलाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिसकी बात कर रहे हैं रॉजर वेटमोर की, वो जब साथ में गया था ये अग्रीमेंट करके गया था, तो रॉजर मोर की जगह को कोई और होता तो रॉजर मोर भी तो फिर इस साइड पे आ जाता। अभी रॉजर मोर इस साइड पे है। समझा गया? तो आपको टीचर तब खराब लगता है जब वो आपके नंबर काट ले, बाकियों को ना काटे। समझ में आ गया? सबके कटे तो आपको शांति हो, हाँ सबका कट गया। तो किसी आंसर में आपको मिलना चाहिए था 3 नंबर 4 में से, टीचर ने 2 दिया, बाकी बच्चों को 3 दिया। आप बुरा मानेंगे, आपने टीचर से कंप्लेन की, टीचर सबका नंबर काट दिया। अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, अब वो सारे बच्चे काटेंगे आपको कायदे से। ओके, चलिए। सो वो कहावत है ना, जो मेरा ना हो सका वो किसी का नहीं होगा। He also notes difficulty of applying the purposive approach to the criminal statute, which has multiple purposes including retribution and rehabilitation. Rehabilitation का मतलब अगर किसी ने क्रिमिनल एक्ट किया है और वो पागल था या उसकी हरकतें ऐसी थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था क्राइम करना, तो उसको रिहैब सेंटर भेज दो। जैसे संजू मूवी में भेज दिया गया था, वो कौन था हीरो भाई? रणबीर कपूर। या उसको सजा दे दी जाए। तो अब इनको लग रहा है कि भाई किसी को मारना के साथ साथ उसको रहना है जिंदा, ये भी तो उसका राइट है। तो अगर इस फर्स्ट पॉइंट की बात करें चिल्ड्रन, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है फंडामेंटल राइट्स को नीचे किया जा रहा है। यस और नो? राइट टू लाइफ इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा सा ऊपर रखा जा रहा है। ही फाइंड्स दैट सेल्फ डिफेंस एक्सेप्शन कुड नॉट बी अप्लाइड। क्यों? भाई सेल्फ डिफेंस वहां होता है जहां पे आपको नुकसान हो रहा हो और आप अपना बचाव करना चाहते हो, वो 1 to 1 चलता है। व्हाट? 1 to 1। सर क्यों? अगर 50 लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और हमने उनके ऊपर फायरिंग की, तो भैया आप तो एक टाइम पे एक को मारोगे ना, एक गोली 50 को टेंजेंट मारना चाहिए। अच्छा तुमको डंस मार दिया, तुमको डंस मार दिया, ऐसा होगा क्या? तो 1 to 1 माना जाएगा। यहां पे क्या 1 to 1 था? सबने मिलके उसको मारा है। इज दैट अंडरस्टूड? एंड अबव ऑल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था ये एकदम गलत था। ये भी बोला जा सकता है कि अगर वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे कि अगर उनके पास खाने की सप्लाई खत्म हो जाए तो वो किसी एक को मार के अगर खा जाए, अगर इतना दिमाग था उनके पास, आई रिपीट अगर इतना दिमाग था, तो वो इतने दिमाग से खाने का भी अरेंजमेंट कर लेते अपने लिए कम से कम। सो सेल्फ डिफेंस को यहां पे जो माना गया वो गलत माना गया। तो बस ओवरऑल यही बात बनती है कि भाई ये लॉ स्कूल्स में जब पढ़ाया जाता है तो इट इज टॉट लाइक दिस चिल्ड्रन: the man who acts to repel an aggressive threat on his own life does not act willfully, but in response to an impulse deeply ingrained in human nature. सर इसका क्या मतलब है? आप सामने वाले को अपने बचाव के लिए तब शूट करेंगे जब वो आपके ऊपर हमला करेगा। सेल्फ डिफेंस। क्या रॉजर मोर ने हमला किया किसी के ऊपर? कॉन्ट्र तो हमला तो नहीं किया ना। तो पिछले वाले जज फॉस्टर जो थे वो तो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे। सेल्फ डिफेंस कब आएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डॉक्ट्रिन दैट इज टॉट इन लॉ स्कूल्स क्या है? द मैन हु एक्ट्स टू रिपेल, मतलब कोई भी इंसान अगर किसी के अगेंस्ट जा रहा है, वो तब अगेंस्ट जाएगा अपनी मर्जी से नहीं, जब उसको भड़काया जाएगा, प्रोवोक किया जाएगा। तो आपकी रिवॉल्वर तब उठेगी, आपका हाथ तब उठेगा जब सामने वाला आपके ऊपर वार करेगा। क्या रॉजर मोर ने इनके ऊपर वार किया? तो ये सेल्फ डिफेंस का केस भी नहीं बनता। बात समझ में नहीं? कोर्ट केस में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। In case the explorers they not acted willfully but deliberated before killing Roger Wetmore. हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं कि रॉजर वेटमोर ने क्या किया होगा जिसकी वजह से डेलिब्रेशन आया। सो द जजेस साइड कॉमनवेल्थ वर्सेस वल्जेन का केस था। देखिए ये जजेस वो केस लेके चल रहे हैं। अब क्या हो गया? जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया। in which starvation was not held to justify the theft of a load of bread. ध्यान से देखिएगा, अगर आपको भूख लग रही है, क्या पूरे ब्रेड का पैकेट खा जाओगे? थोड़ी सी खाओगे ना। तो पूरा ब्रेड का पैकेट चुराना इज नॉट द कॉज ऑफ स्टारवेशन। कि भाई आपको भूख लग रही थी इसलिए ब्रेड का पैकेट चुराए, 2 पीस चुराते तो स्टारवेशन माना जाता, पूरा अगर चुराए हैं तो स्टारवेशन नहीं है, आपकी नियत है चोरी करने की। तो अगर आपने अपने दोस्त के टिफिन से रोटी खा ली, सैंडविच खा लिया, इतना खा लिया कि वो भूखा रह जाए, ये इमोरल है, ये
इमोरल। अपने दोस्त के टिफिन से जितना आपने लिया उतना बदले में दिया भी, ये इमोरल नहीं है, ये शेयरिंग है। आप ही लेते जा रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। अरे काहे शेयरिंग, तुम भी तो लाओ किसी दिन। इज दैट अंडरस्टूड? लेट अलोन होमसाइड किलिंग ऑफ अ पर्सन, तो इसका मतलब क्या है? ये केस था कॉमनवेल्थ वर्सेस बेल्जियम का, ये भी फर्जी रहा होगा, जहां पे ये बोला गया भूख के लिए ब्रेड के पैकेट को चुराना इज नॉट जस्टिफाइड। भूख के लिए 2 पीस ब्रेड को चुराना इज जस्टिफाइड। नहीं, इमोरल नहीं, उसको भूख लगी थी ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अगर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछ लिए 4 बार और घुमा 2 कंटाप मार दिए, क्या ये डिसिप्लिन है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बट अगर आपने किसी बच्चे को 2 झापड़ मारे, उसके बदले में टीचर ने 3 मार दिए, ये टीचर का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। टीचर कह रहा है मैं पनिश दे रहा हूं, जितना आपके मारने से दूसरे को लगा उतना आपको भी लग सकता था। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर अमिताभ बच्चन किसी मूवी में पूरा सो कॉल्ड 5 किलो आटे का पैकेट ले जाए, मेरे को भूख लग रही है, एक दिन तुम 5 किलो आटा खा जाओगे, तो वो चोरी माना जाएगा। बट अगर 2 रोटी किसी ढाबे से चुरा खा गए तो वो चोरी नहीं है, वो भूख मिटाना है। सो यहाँ पे यही बात बोली गई कि इस केस में ऐसा हुआ था कि स्टारवेशन के लिए एक ब्रेड का लोफ चुरा लिया गया, तो ये चोरी है, ये स्टारवेशन का ट्रीटमेंट नहीं है। सो इन दिस केस द डिफेंसेस वाज चार्ज फॉर थेफ्ट, समझ में गया, एंड ही प्लीडेड स्टार्विंग कंडीशन। जज ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं स्टार्विंग थी, भूख लगी थी। अरे तो तुम पुलिस थाने जाते, पुलिस वाले से बोलते मेरे को भूख लगी है, वो तुमको रैन बसेरा टाइप जगह पे कहीं ले आते, तुमको खाना खिलाते, समथिंग और द अदर, भीख मांग ली होते कम से कम। इतनी जगह भंडारा बढ़ता रहता है, तुम वहां चले जाते। हमारे देश में तो बहुत होता है, वहां पे भी चर्चेज में और मस्जिदों में ये सब भंडारे तो हर जगह चलते रहते हैं, तो आप वहां चले जाते हैं। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कहाँ पे भूख लग रही थी? यहाँ पे भी वही है, आपको भूख लग रही है, 2 पीस ब्रेड अगर चुराए होते तो स्टार्विंग की कंडीशन से आपको मिल जाती 0 सजा। आपने लोफ ऑफ ब्रेड चुराया, वही तो लिखा है ना। बात समझ पा रहे हैं कि नो? जज कह रहे हैं कि भाई इस केस में क्या हुआ था, एक आदमी को भूख लग रही थी, उसने ब्रेड का पूरा पैकेट चुराया, फिर जज साहब से कह रहा है मेरे को भूख लग रही थी इसलिए मैंने चुराया। जज साहब ने बोला होगा भाई पूरा पैकेट क्यों चुराए, भूख तो तुम्हारी 4 पीस में मिट जाती, यू कुड हैव स्टोलन 4 पीसेस। तो जज साहब ने इसलिए सजा दी क्योंकि इसने लोफ ऑफ ब्रेड चुराया था, और ये कह रहा है कि मैं भूख से किरकिरा रहा था इसलिए मैंने चुराया। जज साहब कह रहे नहीं, तुम्हारा इंटेंशन गलत था। इज दैट अंडरस्टूड? लोग हाथ पे फूटा काटते, क्या? हाथ वहां के लोग तो हाथ पे फूटा बट काटते। क्योंकि बात में ये भी तो आ रही है ना कि रॉजर वेटमोर ना हो तो कोई और होता, तो रॉजर वेटमोर ने फायदा लिया होता। हाँ, ओके। हाँ क्या? लोग ज्यादा थे। जो कुछ भी बात हुई हो, आप मेरा बात नहीं समझ पा रहे लगता है। मैं ये कहने की बात कर रहा हूं, यहां पे जज ने इस केस का हवाला दिया, रेफरेंस दिया, और बोला भाई जैसे यहां स्टारवेशन के लिए जज साहब ने इसको सजा सुना दी जेल की, तो यहां पे इन एक्सप्लोरर्स को जो बच गए उनको जेल की सजा मौत क्यों दे रहे हो? क्योंकि इन्होंने किसी को मौत के घाट उतारा है। ब्रेड खा गया तो ब्रेड की मौत थोड़ा कर दी इसने। इज दैट क्लियर? तो वही बोला जा रहा है कि कृपया करके इस केस को एक्सप्लेंशियन एक्सप्लोरर्स वाले केस के साथ कंपेयर ना करें। तो इस बार जो आपने लोगों को ट्रेनिंग बताया, हाँ एक ना चोर होते 3-4 होते, हाँ और तब तुम देखते हैं अगर हाँ, तब फिर डिफेंस मिल जाता, तब स्टार्विंग माना जाता, हाँ, तब माना तो जाता। फिर वही। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप डंडा लेके चौकीदारी कर रहे हैं और आपके पास गन भी है, आपके पास गन भी है, एक कार वाला बगल से गया, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, आपने फायर कर दिया और वो मर गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप डंडा भी तो चला सकते थे उसके ऊपर, आपने गन क्यों चलाई? मतलब आप थोड़ी दबंगई दिखाना चाहते थे। तो आपके इंटेंशंस पे आपको सजा मिलती है, किस पे? इंटेंशंस पे। इज दैट क्लियर? अगर आप एग्जामिनेशन रूम के अंदर कॉपी लेके आए तो वो चीटिंग है, बट एग्जामिनेशन रूम के बाहर बैग में अगर कॉपी रखी तो चीटिंग नहीं है। अगर आपने दोस्त से कुछ पूछ लिया है तो वो भी चीटिंग, बट वो अनफेयर मीन में प्रूव नहीं होगा क्योंकि उसका एविडेंस है ही नहीं हमारे पास। अपनी भूख मिटानी है, बट इंसान को मार के भूख मिटाना इज इन ह्यूमन, ये बात तो देखिए ना आप। ठीक कंडीशन, बट वो डॉक्टर से पूछ के गए तो डॉक्टर कुड हैव बीन द एविडेंस। So the court refused to accept it. So if hunger cannot justify the theft for food, how can killing and eating of man can justify the hunger basically? समझ में आ गया? यहां पे अगर 4 टुकड़ा चुराया होता, या ये साबित कर दें रॉजर वेटमोर के शरीर से जो सामान निकला,
उसको खा के भूख मिट गई, हमने बाकी हिस्से फेंके नहीं उसके शरीर के, इज दैट क्लियर, प्रिजर्व करके ले आए, कल फिर खाएंगे, शायद बच जाते ये लोग। सो जस्टिस स्टैटिंग रिजेक्ट्स फॉस्टर्स रीजनिंग बट ही कैनॉट डिसाइड ड्यू टू कॉम्पीटिंग लीगल रीजनल्स, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए, सो जस्टिस स्टैटिंग इस केस से अलग हो गया। चौथा जज है शायद कीन, क्या कह रहा है ये? भाई तुम तो निपटोगे। इन्होंने बोला कि भाई एग्जेक्यूटिव क्लेमेंसी और मोरालिटी दैट आर नॉट द मैटर्स ऑफ कोर्ट। तो कह रहे हैं अगर एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी मतलब आपको सजा घटवानी है तो वो कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट तो अपनी सजा सुनाएगा, आप जज साहब के पास जाओ फिर 30 डेज के अंदर। अरे सॉरी, वो प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब मोरालिटी भी डिसाइड करना कोर्ट का काम नहीं है। तो जस्टिस कीन ने कहा दिस इज नॉट फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड कि आपको मर्सी अपील दी जाए या ना दी जाए। मोरालिटी इज समथिंग दैट कोर्ट शुड कंसर्न देमसेल्फ विद अ जज, और सॉरी एज दिस फॉल्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ लॉ। तो अगर जज साहब डिसीजन भी दे दें, तुम्हें मौत होगी, तुम्हें 4 महीने की सजा होगी, तुम 1 लाख का हर्जाना दोगे, 3 दिन बाद वही जज कह रहा है 1 लाख हर्जाना है, नहीं दे पा रहे हो, परेशान हो, अच्छा 70,000 जमा करो, तो भाई तुम्हारे डिसीजन की औकात ही क्या रही? तो आपने एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर अपने में ही ले लिया। आप जज का भी काम कर रहे हैं जुडिशरी का, और आप एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं। तो आपने किसकी आत्मा को चोट पहुंचाई? मोंटेस्क्यू की। मोंटेस्क्यू की आत्मा चली आई, क्या कर रहे हो भाई, मैं बना के आता इतना बढ़िया। सो चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी पिटिशन, उनके पास एप्लीकेशन भेजी जाए कि भाई जज में सॉरी थोड़ा सा क्या दे दो हमको, डिस्काउंट दे दो। कीन कह रहा है कि भाई बड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि लीगल चीजें कुछ और बोलती हैं और मॉरल चीजें कुछ और। लीगल एस्पेक्ट बोलता है भाई अगर कत्ल किया तो सजा मिलेगी, मॉरल एस्पेक्ट बोलता है कि भाई अपनी भूख मिटाने के लिए किया तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस कीन मेंटेन दैट इज डज नॉट कंसर्न हिमसेल्फ की सही क्या और गलत क्या है। ये कह रहा है कि भाई जो सफरिंग हुई होगी उसको मारते समय, उसके वजह से तुम्हें जो हैप्पीनेस हुई, अब तुम्हारी हैप्पीनेस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सफरिंग। तो जजेस नॉट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, बट उसको देशवासियों के ऊपर, देश की सुप्रीम अथॉरिटी प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इन दिस केस सोल क्वेश्चन जो कोर्ट के पीछे आया, दैट while applying the legislation of New Girth and determining whether the defendants willfully took the life of Roger Moore, ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है रॉजर मोर अपने जुबान की कीमत दे चुका हो, अपनी जुबान को रखने के लिए, अपने वर्ड्स को रखने के लिए खुद ही अपने आप को मार दिया हो, ये किसी को बात पता नहीं है। तो एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ दैट इज आउटसाइड देयर कंसिडरेशन। तो बस भैया अब दो ही चीजें हैं, रॉजर वेटरमोर मरा है, और क्योंकि इनके इंटेंशंस थे काट के खाने के और ये खा गए हैं। ठीक। सो ही क्रिटिसाइजेस द फेलो जजेस क्योंकि उन्होंने पर्सनल इमोशंस को कानून से ऊपर रखा, जो कि एकदम गलत है। He is averse to justice foster to statutory interpretation that would allow the court to justify a result it considers proper। तो ये भाई साहब जस्टिस कीन क्या कह रहे हैं, फॉस्टर ने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को ठीक से ध्यान में नहीं दिया। भाई या तो तुम सुना दो जजमेंट। He emphasized that laws have many possible purposes with difficulty arising in divine and actual purpose। तो भाई अगर नजर आता है कहीं से कि इन्होंने सही में कुछ गलत किया है तो सजा दो, बट क्योंकि पहले इनका अग्रीमेंट था, अब हमको तरस आ रहा है रॉजर वेटमोर की तरफ, बट कोई और होता, क्या रॉजर वेटमोर एज अ इंसान की तरफ आप इतना कंसर्न होते? नहीं होते। तो हमको सिर्फ सर्वाइविंग और डिसीज, जो मर गया और जो जिंदा है, बस इनके बीच में डिसाइड करना है। So actions of the defendants clearly fall within the scope of statutory provision कि अगर कत्ल किया है तो भाई सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जस्टिस कीन का तो नाम ही लगता है इसीलिए ऐसा बनाया गया है, ही इज वेरी कीन टूवर्ड्स लॉ। ओके, तो इसने भी क्या साबित किया, भाई आपको कॉन्विक्ट किया जाएगा। जस्टिस हैंडी क्या बोलते हैं, इनोसेंट वाई टू बी वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। भाई सोचा गया था ना, डॉक्टर से पूछा भी गया था, और ठीक है अगर एक न मरता तो सब मर जाते, नुकसान सोसाइटी को ज्यादा होता। कोर्ट शुड टेक इनटू अकाउंट पब्लिक ओपिनियन एंड कॉमन सेंस। आपने वो मूवी देखी है रुस्तम, जैसे उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो वहां पे अखबार वालों से ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है, तो वो क्या है, पर्सनल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन एंड
कॉमन सेंस। तो लगता है जस्टिस हैंडी ने ही रुस्तम मूवी बनवाई होगी। इट इज अ सिंपल डिसीजन, ही इज अवेयर दैट अ वास्ट मेजोरिटी वांट द सेंटेंस टू बी मिटिगेटेड, मिटिगेटेड मतलब मिट्टी डालो, टू बी रिड्यूस्ड, और सर्वाइव्ड का मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया जाए जजमेंट में। बाकी जजेस को क्रिटिसाइज किया कि भाई आपने कानून को ठीक से पढ़ा नहीं है। सब लोग थे एज ऑफ मेजोरिटी के ऊपर, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थे। आज आपको रॉजर वेटमोर के ऊपर तरस आ रहा है क्योंकि वो मर गया, वो मर गया। कल को किसी और पे आता तो रॉजर वेटमोर को निपटाया जाता, तब रॉजर वेटमोर मजा लेता। तो भाई थे तो सभी एक थैली के चट्टे बट्टे। तो जब तक इंसान जिंदा रहता है दुनिया भर का नुकस निकालते हैं, मजा आता है, बड़ा अच्छा इंसान था। अरे अब क्या बोल के अच्छा इंसान था, कल तक तो उसके अगेंस्ट रहते थे। He emphasized the need for the courts to maintain public confidence. तो रुस्तम वाली मूवी में रुस्तम पावड़ी को सही साबित किया गया। गॉट इट क्लियर? तो पब्लिक ही अगर आपके साथ नहीं है, आप कितना भी अच्छा कानून बना लीजिए, वो कानून कानून कहने के लायक नहीं है। तो सर मतलब जो मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स में हॉर्स के ऊपर सट्टा लगता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वहां के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नेपाल की लेडीज को प्रॉब्लम है, हमारा देश गरीब है, हमारे हस्बैंड अगर कमाया हुआ पैसा कसीनो में हार आएंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। तो नेपाल की सरकार ने रूल बनाया, कोई भी नेपाली कसीनो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, गवर्नमेंट इज अ ह्यूमन अफेयर। जो लोगों को सही लग रहा है उनकी फीलिंग से हिसाब से चलिए। तो अभी लिखा ना नोट, सॉरी, ही एम्फसाइज द नीड फॉर द कोर्ट्स टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस विच रिक्वायर देम टू फॉलो 90% मेजोरिटी ओपिनियन। तो जो मेजोरिटी बोलेगी भाई वो फॉलो कर लो। अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेगर्थ के लोग बोलते कि ये एकदम गलत हुआ है तो हम गलत मान लेते हैं। ओके, अभी मैं एक मूवी देख रहा था IC-814, कंधार एयरप्लेन जो हाईजैक हुआ था। तो वहां पे इंडिया के जब डेलीगेट जाते हैं तो बोलते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। कह रहे थैंक्स टू होम? फॉर द गवर्नमेंट विच डू नॉट यू डू नॉट रिकॉग्नाइज। कि जब आपको लगता है अमेरिका आपका दोस्त है तो आप बोलते हो तालिबान बहुत गंदा है, हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। बट जब आपकी गरज पड़ी, हमने आपकी हेल्प की, तो आप हमारे पैरों पे गिड़गिड़ा गए। तो आप सही में दिल से थैंक यू बोल रहे हैं कि मुंह से थैंक यू बोल रहे हैं? तो दिस इज द रीजन। ओके, तालिबान वाले कैसे भी हो, बट वहां के लोगों को वहां का कानून एकदम अच्छा लगता है। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा नहीं है। बट भाई मेरे परिवार को अच्छा लगता है तो मेरे को अच्छा लगता है, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। सो जुडिशरी इज वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज मोस्ट लाइकली टू लूज इट कॉन्टैक्ट विद द कॉमन मैन। वाई? क्या हर दिन आप जज साहब से मिलने, हाय हेलो करने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। केस फंसता है तभी जाते हैं। सो जस्टिस हैंडी क्या कह रहे हैं? टू प्रिजर्व हार्मनी बिटवीन जुडिशरी एंड पब्लिक ओपिनियन। तो अगर योगी जी हर जगह मोहल्ले में गलत लोगों का घर तुड़वा देते हैं, लोगों को ये अच्छा लग रहा है, बट जज साहब योगी जी को 3 महीने की जेल सुना दें, तो लोग जज साहब को निपटा देंगे क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ रॉन्ग डूअर शुड बी पनिश्ड लाइक दिस। तो इफ दीज मैन वर पार्डन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये इससे भी कहीं ज्यादा हरकतें करेंगे और उससे सेल्फ डिफेंस मानेंगे। तो जज साहब इन्हें इतनी कड़ी सजा सुनाइए कि अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले लोगों की आत्मा कांप जाए। ऐसे कोर्ट में होता है ना, समझ में आ गया? तो ही इज अवेयर दैट इज फेलो जजेस विल विदाउट डाउट बी ट्रबल्ड बाय द सजेशन ऑफ टेकिंग इमोशनल पब्लिक ओपिनियन। सो जस्टिस हैंडी ने कॉमन सेंस अप्रोच की और ये अप्रोच ली कि भाई ये जो इनोसेंट हैं, कैसे इनोसेंट है मेरे को समझाइए। किसी को मार के आप खा गए और आप कह रहे हैं इनोसेंट हैं, ये तो वही बात हो गई, कोई कैंसर की चौथी स्टेज से सर्वाइव कर रहा है। 2 बार उसने बोल क्या दिया, भाई 10 लाख रुपए मेरी सेहत पे खर्च हो चुका है, मेरे बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी 4 लाख और खर्च होगा, सारे घर वाले मिलके मेरे को मार दो। गलत है भाई, गलत है। अगर आप चाहते हैं मरना, आप कोर्ट में जाके मर्सी अपील फाइल करिए। व्हाट? मर्सी अपील। अगर कोर्ट को लगता है नॉन क्यूरेबल है, वो डॉक्टर से पूछेंगे, तो आपको ऐसे इंजेक्शंस दे दिए जाएंगे जिससे आपको नहीं, मतलब आपके दुश्मनों को, क्या, हाँ राइट टू डेथ, जिससे आप 2 4 10 दिन महीने में निपट जाएं। समझ में आ गई बात? जैसे एक बार किसी का पैर दर्द हो रहा है, कह रहे बहुत दर्द हो रहा है, मन कर रहा है काट के फेंक दे, दोस्त ने चाकू से काट दिया, तुम ही कह रहे थे मन कर रहा है, हमने तुम्हारे मन की बात सुन ली। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं होता है। तो ट्रायल जज और ये जो 5 जूरी मेंबर्स थे, इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव से बातचीत की तो पता लगा, बताया गया कि भाई डेथ पेनल्टी हटा देते हैं, क्या करते हैं, 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट।
अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी देखी है? काफी उन्होंने टैक्स वैक्स चुराया होता है, धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनी होती है। और मूवी में लास्ट में इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, भाई कोई ऐसा काम तो किया नहीं है जिसके लिए सूली पे टांग दें, तो थोड़ा हड़का वड़का के, थोड़ा मुआवजा लेके, कोर्ट की दबंगई है कुछ, छोड़ दिया जाए इसको। इज दैट क्लियर? इशिता जी समझ गई? अगर वो स्थिति बाकी समझ गए सब लोग? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।